की प्रस्तावना के बारे में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो हमने ये जान लिया था स्टार्टिंग में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो विचार हमने कहाँ से लिया था, और प्रस्तावना की जो भाषा है उसका विचार हमने कहाँ से लिया था, ठीक है ना। लेकिन मूल रूप से जो हमारे संविधान की जो भाषा है वो हमारी मौलिक भाषा है। उसमें जो भी तत्व हमने रखे हैं, जो भी उसमें विचार रखे हैं, वो हमारे संविधान में परिलक्षित होते हैं, ठीक है ना। अगर आप अलग अलग सेगमेंट को देखेंगे, अलग अलग संविधान के अलग अलग भाग को देखेंगे, तो सबसे पहले आपको जो नजर आता है फंडामेंटल राइट, मूल मौलिक अधिकार, ठीक है ना। उसके बाद नजर आता है आपको नीति निर्देशक तत्व, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फिर उसके बाद आते हैं मौलिक कर्तव्य। तो भारतीय संविधान में भारतीय शिक्षा की दशा एक दिशा है। कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक क्लास में हमने छोड़ा था, न्याय पे हम लोग शुरू करने वाले थे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो यहाँ पहले न्याय का मतलब समझते हैं। न्याय का मतलब है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, मतलब सभी लोग जो हैं समान हैं और सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो या आर्थिक स्तर पर हो। तो भारतीय संविधान जब लिखा जा रहा था, तो जब हमारी जो संविधान सभा थी, उसने राजनीतिक अधिकारों पर ज्यादा जोर दिया। उसका मानना यह था कि अगर किसी व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार ही ना दिए जाएं, तो उसके लिए सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकार जो है एक तरीके से बेमानी है उसके लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा मूल फोकस किया गया राजनीतिक अधिकारों के लिए। अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को देखें या अन्य जो विश्व के जो देश है वहां देखें, तो व्यक्तियों को मूल अधिकार के तौर पर देखें या उनके अधिकार को राजनीतिक अधिकार के तौर पर देखें, तो सब व्यक्तियों को मतलब निर्वाचन की प्रक्रिया में या वोट डालने का अधिकार नहीं था। अगर हम इसको भारत में अभी देखें, तो भारत में 1921 से पहले महिलाओं को तो वोट देने का अधिकार ही नहीं था। और दूसरा, एक तरीके से ये भी देख सकते हैं, अन्य जो अगर नागरिक जो भी थे, देश के जो व्यक्ति थे, उनको भी जो वोट देने का अधिकार था, वो कुछ आधारों पर डिसाइड था, चाहे वो किसी पद पे हो या उनके पास इतनी लैंड होगी या वो इतना इनकम टैक्स देते होंगे, तो उनको वोट देने का अधिकार था। लेकिन सभी व्यक्ति जो देश के नागरिक थे, उनको समान रूप से वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में सबसे पहले ये रखा गया कि अगर व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार दिए जाएं और उनको जो हमारे जो लोकतंत्र अपनाया, जो प्रणाली अपनाई है, अगर उसमें सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रतिवाद करने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो व्यक्ति को ना तो आर्थिक अधिकार मिल सकते हैं और ना सामाजिक अधिकार मिल सकते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक अधिकारों पर एक जोर दिया गया। और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था कैसे की गई कि सभी व्यक्ति जो भारत में जो नागरिक हैं, उनको भारतीय संविधान में वोट डालने का अधिकार दिया गया। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, और किसी भी तरह का व्यक्ति हो, भारत में उसको वोट देने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय संविधान के अनुसार जिसकी अभी वो 18 साल से अधिक आयु का है, तो वो वोट डाल सकता है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति जो किसी भी अयोग्यता से ग्रसित नहीं है, वो जो है निर्वाचन प्रणाली में भाग ले सकता है। मतलब किसी भी पद के लिए वो जो है मतलब खड़ा हो सकता है, चाहे वो एमएलए का हो, एमएलसी का हो, वो राष्ट्रपति पद के लिए भी खड़ा हो सकता है। मतलब लोकतंत्र में किसी भी पद के लिए वो खड़ा हो सकता है। ऐसे ही अगर हम देखें कि जो मतलब एक तरीके से व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार और किसी भी पद को, जो सार्वजनिक पद है, उसको प्राप्त करने का अधिकार, ये एक तरीके से राजनीतिक अधिकार हो गए, ठीक है ना। और राजनीतिक अधिकार ही एक तरीके से व्यक्ति का आर्थिक अधिकार और सामाजिक अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक अधिकार की। तो भारतीय संविधान में सामाजिक और राजनीतिक और ये जो आर्थिक अधिकार है, वो हमारे जो संविधान मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व और जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनके माध्यम से स्थापित किए गए हैं। अगर यहाँ हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक छोटे रूप में है, लेकिन उनको कैसे भारतीय संविधान में स्थापित किया गया और कैसे लोगों तक वो अधिकार पहुंचाए गए हैं, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में किया गया। उसकी व्याख्या जो है अलग से जब नेक्स्ट क्लास होंगी उसमें अलग से डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ हम ये समझते हैं कि सामाजिक अधिकार व्यक्तियों को कैसे दिए गए, क्योंकि अगर भारतीय संविधान अगर पहले आप देखें तो लोगों के बीच में समाज में इतनी ज्यादा असमानताएं व्याप्त थी, लोगों की वो छुआछूत और जातिवाद ऐसी अवधारणाएं थी कि लोगों के बीच में एक समानता की भावना नहीं थी। तो सबसे पहले आप देखेंगे हमारा जो मूल अधिकार है जिसमें 14 से 18 के बीच में समानता के अधिकार की बात की गई है। अब समानता के अधिकार कैसे स्थापित किया गया, कोई भी व्यक्ति चाहे वो धर्म हो, जाति, लिंग और मूल वंश के आधार पर भारत में जो है किसी भी व्यक्ति के साथ असमानता का एक तरीके से निषेध किया गया है। ऐसे ही आर्टिकल 17 जो है हमारा अस्पृश्यता, जो छुआछूत की भावना थी, उसका निषेध करता है। और आर्टिकल 18 में हम लोग आते हैं तो वो पदवियों का निषेध करता है। पदवियां जो थी वो ब्रिटिश शासन काल में लोगों को विशेष तौर पर ब्रिटिश की सेवा करने के लिए दी जाती थी। तो वो समाज में लोगों के बीच में एक विशेष अधिकार को बढ़ावा देती थी। तो सरकार ने इन भारतीय संविधान में पदवियों का भी अंत कर दिया। तो एक तरीके से हमारा जो 14 से 18 है वो भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय को स्थापित करता है, ठीक है ना। इसके अलावा भी हम देखें हमारे जो मूल कर्तव्य हैं सॉरी नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें भी जो है सामाजिक न्याय की स्थापना करने की बात कही गई है। आर्टिकल हम 38 चाहे 38 की बात करें, 39 की बात करें या हम लोग 40 की बात करें जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति या जो पिछड़े लोग हैं उनके हितों की बात की गई है। तो मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अब हम आते हैं आर्थिक न्याय पर। आर्थिक न्याय की बात करें तो समाज में जो आय की असमानता है और संपत्तियों का जो असमान वितरण है उसको दूर करने की बात करती है हाँ, मतलब उसको दूर करने का प्रयास इसमें किया गया है। अगर हम आर्टिकल 38 की बात करें तो आर्टिकल 38(1) ये कहता है कि राज्य जो है ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। ऐसे ही 38 का 2 जो हमारा ये कहता है कि राज्य लोगों के बीच में आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। 38(2) जो है आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा, ना केवल व्यक्तियों के बीच में आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा, बल्कि जो विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग कार्य कर रहे हैं या विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं उनके बीच में भी आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। अब आते हैं आगे, अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल हमारा 39 की क्लॉज भी बहुत हद तक लोगों के बीच में जो आर्थिक न्याय की बात करते हैं। जैसे हमारा एक आर्टिकल ये कहता है कि जो सरकार जो है, जो अर्थव्यवस्था में जो धन है, संपत्ति है और जो उत्पादन के साधन हैं उनका एक व्यक्ति या एक जगह उनके जो संकेंद्रण है उसको रोकने का प्रयास करेगा। इसको हम एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने 2015 में जो डिमोनेटाइजेशन किया था, मतलब हमारी जो वर्तमान जो मुद्रा प्रणाली थी उसको समाप्त कर नई मुद्रा प्रणाली लेके आई। तो एक तरीके से उसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को तो समाप्त करना ही था, साथ में जो लोगों के बीच में एक अनावश्यक रूप से आय का जो संकेंद्रण हो गया था, जो धन का संकेंद्रण हो गया था, उसको भी सरकार जो है समाप्त करने का प्रयास कर रही थी और लोगों के बीच में आर्थिक समानता को लाने का प्रयास कर रही थी, ठीक है ना। अब हम राजनीतिक न्याय की हम बात कर चुके हैं कि राजनीतिक न्याय में सभी लोगों को जो 18 वर्ष भारतीय नागरिक है और 18 वर्ष से अधिक आयु का है उसको मतदान देने का अधिकार और किसी भी पद के लिए, सार्वजनिक पद का यहाँ मेरा मतलब है, चाहे वो एमएलए हो, एमएलसी हो, एमपी हो, अमूमन राष्ट्रपति को भी हमारे यहाँ सार्वजनिक पद के दायरे में जो सार्वजनिक पद है उस पर कोई भी व्यक्ति जो है निर्वाचित हो सकता है। तो ये एक राजनीतिक जो न्याय की बात की गई है। अब हमारे संविधान में जो न्याय की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की। तो भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता है वो 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। सबसे पहली स्वतंत्रता है विचारों की स्वतंत्रता, फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर हमने जो है दिया गया है विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब भारतीय संविधान में अगर प्रस्तावना में बात करें तो 5 तरह की जो है स्वतंत्रता की बात की गई है। सबसे पहली विचारों की स्वतंत्रता, फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है ना। अब विचारों का मतलब क्या है? ये जो स्वतंत्रता की बात की गई है इसमें विचारों का मतलब ये है, विचार का मतलब चिंतन की स्वतंत्रता। व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से चिंतन की स्वतंत्रता होगी, वो स्वतंत्र रूप से चिंतन कर सकता है। भारतीय अगर हम दर्शन में बात करें तो बात की गई है
मनसा, वाचा और कर्मणा। मतलब अगर आप मानसिक रूप से जो सोच रहे हैं वो कर्म के रूप में परिणत होगा, आपके वचन के रूप में आएगा, और जो वचन के रूप में परिणत होगा वो आपके कर्म के रूप में परिणत होगा। तो स्वतंत्र भारत के जो संविधान में किसी भी व्यक्ति, कोई भी जो व्यक्ति है और उसको स्वतंत्र रूप से चिंतन का अधिकार उसको दिया गया है, ठीक है ना। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति भारतीय संविधान के 19 आर्टिकल जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, उसमें पहले ही आर्टिकल में ये बात कही गई है 19(1) में कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब कि आप अपने विचारों को, जो आप सोच रहे हैं, जो चिंतन कर रहे हैं, उसको आप बोलकर, लिखित या अन्य किसी भी माध्यम से आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब नेक्स्ट है उसमें विश्वास की स्वतंत्रता। विश्वास का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी चीज पर विश्वास कर सकते हैं। आप चाहे भगवान को माने या ना माने, आप नास्तिक रहना चाहते हैं, नास्तिक रह सकते हैं। किसी भी, आप ईश्वर, चंद्रमा पर विश्वास कर सकते हैं, सूर्य है उस पर विश्वास कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी विश्वास कर रहे हैं इन चीजों पे, तो संविधान जो है हमारा, ये आपको अधिकार देता है, ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका अधिकार है कि आप इन पर विश्वास करें या ना करें। दूसरी, धर्म की स्वतंत्रता। तो धर्म का यहाँ जो है एक तरीके से एक छोटे अर्थ में इस धर्म को लिया गया है भारतीय संविधान में, लेकिन अगर हम हमारे धर्म शास्त्रों की बात करें तो वहां धर्म को एक बृहद परिप्रेक्ष्य में लिया गया। तो धर्म का अगर हम बृहद परिप्रेक्ष्य में देखें तो धर्म जो है वो, धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य। मतलब हमारे धर्म में ऐसे जो तत्व दिए गए हैं कि जो हमको धारण करने, धर्म का अर्थ मतलब वहां धारण करने से होता है। जैसे जो है मतलब असत्य ना बोलना, मतलब झूठ ना बोलना, ठीक है ना, व्यक्ति को क्षमा करना, अधिक संपत्ति का न सृजन करना। तो ऐसे कुछ सिद्धांतों को अपनाया गया। मतलब मुख्य रूप से 10 सिद्धांत दिए गए हैं धर्म के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन यहाँ धर्म का मतलब हो गया, अगर हम देखें तो एक संप्रदाय विशेष से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, उस पर्पज से। तो आपको अपने धर्म की स्वतंत्रता है। अगर आप आपको अपनी स्वतंत्रता, हिंदू जो भी इष्ट देव हैं उनको मानने या ना मानने की आपकी स्वतंत्रता है। ऐसे ही अगर आप मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं तो वहां पर आपकी स्वतंत्रता है। ईसाई को, सिख को, सबको अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। अब है उपासना की स्वतंत्रता। अब जो धर्म में आज जब आपको स्वतंत्रता दी गई है, तो आप अपने इष्ट देव जो है आप मान रहे हैं, चाहे आप किसी को भी माने, चाहे यीशु को माने, चाहे को माने, जिसको भी, अल्लाह को माने, जिसको भी माने, तो आप उसकी उपासना किस रूप से करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में माना गया कि लोग हाथ जोड़ के पूजा करते हैं, मुस्लिम में माना गया है कि हाथ फैला के पूजा करते हैं, ठीक है ना। और ईसाइयों का अपना अलग है। अगर सिखों की हम बात करें तो वहां जो है लोग गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। तो हर धर्म को अपने जो धर्म है उसको मानने और उसकी मतलब स्वतंत्रता है कि वो किस तरीके से पूजा कर सकता है, उपासना कर सकता है अपने इष्ट देव की, जिसको वो मानता है। तो एक तरीके से हम देखेंगे भारतीय संविधान में 5 स्वतंत्रताएं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता। तो किसी भी व्यक्ति को, प्रतिष्ठा का मतलब हो गया भारतीय संविधान में, अगर हम देखें ब्रॉड वे में, मतलब 2 तरह की समता की बात की गई है। तो प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। तो प्रतिष्ठा का मतलब होगा एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से समान समझा जाएगा। मतलब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग नहीं समझा जाएगा। एक व्यक्ति को, अगर किसी एक व्यक्ति को सम्मान दे रहे हैं तो हमको दूसरे व्यक्ति को भी सम्मान देना पड़ेगा। भारतीय संविधान में सभी लोग समान हैं। एक मतलब संविधान में व्यक्ति पर बल दिया गया है। किसी भी व्यक्ति जो है भारतीय संविधान में, उसको उसके पद के अनुसार जो है प्रतिष्ठा नहीं दी जाएगी। मतलब अगर कोई राष्ट्रपति है तो क्योंकि वो पहले वो जो है व्यक्ति है, उसके बाद वो राष्ट्रपति है। ऐसे ही अगर कोई जिलाधिकारी है या आईएएस है तो पहले वो व्यक्ति है, उसके बाद वो जिलाधिकारी है, क्योंकि पद, व्यक्ति और पद दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो भारतीय संविधान में व्यक्ति को उसके पद के अनुसार प्रतिष्ठा की बात नहीं की गई है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में एक व्यक्ति है, इस वजह से वो उसको प्रतिष्ठा। ऐसे ही अवसर की समानता। भारतीय संविधान के अगर आर्टिकल हम 16 में देखेंगे, 16 में देखेंगे तो जिसमें सभी व्यक्तियों को जो है अवसर की समानता की बात की गई है। अवसर की समानता मतलब भारतीय संविधान में जो लोक नियोजन है सरकारी नौकरियों में या अन्य जो संसाधन है उनको समान रूप से प्राप्त करने का
अधिकार होगा। अब हम बात करते हैं आगे व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ठीक है ना। तो बंधुता का मतलब होता है भाईचारे की भावना एक दूसरे के बीच में। अगर 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 यहाँ एक चीज और समझने वाली बात है कि किसी भी समाज में बंधुता और समानता दोनों एक मतलब जब बंधुता और समानता दोनों जब तक समाज में समानता स्थापित नहीं होगी तब तक बंधुता नहीं आ सकती, और जब तक बंधुता नहीं है तब तक समानता नहीं आ सकती। मतलब एक तरीके से भाई एक दूसरे के ये पैरेलल चलते हैं दोनों। तो और समानता और बंधुता को हम लोग जो है अलग करके नहीं देख सकते। भारतीय संविधान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है बंधुता को शब्द को विशेष रूप से उन्होंने महत्व दिया, और उन्हीं के कारण भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द जो था उसको स्थापित किया गया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो समानता को एक तरीके से परिभाषित किया कि सभी भारतीयों में सामूहिक बंधुत्व की भावना को स्थापित करना। समानता को उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों में समान रूप से बंधुता की भावना को स्थापित करना। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो हम समझाना चाह रहा था मैं आपको, व्यक्ति की गरिमा। भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि व्यक्ति जब भारत जब स्वतंत्र हुआ, व्यक्ति अपने आप में एक स्वतंत्र है और हमें उसकी गरिमा को किसी भी रूप से ठेस नहीं पहुंचाना है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में एक व्यक्ति मनुष्य है, मनुष्य उसके अंदर मनुष्यत्व तो पाया जाता है, तो हमें उसकी गरिमा का भी ध्यान रखना है, उसको किसी भी तरीके से उसकी गरिमा को हमें ठेस नहीं पहुंचानी है। ठीक है ना। अब आते हैं राष्ट्र की एकता और अखंडता। पहले अगर अखंडता जो शब्द था भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1900 स्थापित किया गया। भारत है एक तरीके से लोकतांत्रिक देश है। भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है, तो लोकतंत्र में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है हमारे संविधान में। तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ इसमें एक ये भी निहित है कि भारतीय संविधान में लोग जो है असहमत होने का भी अधिकार है लोगों को, वो असहमत भी हो सकते हैं। वो असहमति जो है कहीं ऐसा ना हो कि विघटनकारी जो प्रक्रिया है या विघटनकारी जो तत्व है उसमें बदल जाए। तो इसलिए भारत की एकता और अखंडता को साथ साथ रखा गया है और भारत की अखंडता पर अधिक बल दिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद हमने चर्चा करी थी कि संविधान में जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान को हमारे को अपनाया गया, और साथ में ही इसको में जो संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर किया गया। तो ये जो 3 वर्ड मैंने बताए थे, अंगीकृत मतलब स्वीकार करना, और अधिनियमित क्योंकि कानून संविधान एक कानून के स्वरूप में है, उसको अधिनियमित किया गया है, और आत्मार्पित मतलब भारत की जनता को हम देते हैं कि भारत की जनता जो आत्मार्पित मन करने का मतलब कि भारत की जनता स्वयं जो संविधान जो उसने बनाया है उसी को स्वयं को वो लोग अर्पित कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ एक तरीके से आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सारे जो शब्द हैं, एक एक शब्द को आपने जो है स्पेशली तौर पर समझा। अब हम बात करते हैं जब हमारा संविधान लागू हो गया तो एक विवाद अनावश्यक रूप से खड़ा हो गया कि क्या संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग है या नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है का विचार जो सबसे पहले आया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत उसको किया गया, और 22 जनवरी 1947 को उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, और बाद में वो उद्देश्य प्रस्ताव ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। तो जब संविधान को लिखा जा रहा था और संविधान के एक एक पॉइंट पर विस्तृत चर्चा हो रही थी, तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है ना। तो ये जब मान लिया गया तो भारत की संविधान की प्रस्तावना है संविधान का अंग है, तो इस पर विवाद का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब संविधान लागू हो गया तो उस पर एक अननेसेसरी या अकारण एक जो है विवाद उत्पन्न किया गया बेरुबारी मामले में 1960 में, जिसमें ये प्रश्न उठाया गया कोर्ट के सामने कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। तो कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो का अंग नहीं है।
लेकिन बाद में जो है केशवानंद भारती के केस में 1973 में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग अभिन्न है और ये संविधान जो के निर्माता थे उनके विचारों के जानने की कुंजी है। तीसरा पॉइंट उसमें ये कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो न्याय योग्य नहीं है, मतलब संविधान की प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। संविधान प्रस्तावना के आधार पर कोर्ट में कोई भी निर्णय नहीं दिया जा सकता है, लेकिन संविधान की जो प्रस्तावना है उसके माध्यम से हम ये समझने का प्रयास कर सकते हैं कि भारत के जो संविधान निर्माता थे तत्कालिक परिस्थितियों में किस प्रकार के संविधान या किस प्रकार के सिद्धांतों या किस प्रकार के आदर्शों को अपनाना चाह रहे थे और वो किस प्रकार के संविधान के किस प्रकार के भारतीय संविधान और किस प्रकार का भारत का निर्माण करना चाह रहे थे। ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से भारत की संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है उस पर हम लोगों ने चर्चा की। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका सिलेबस में दे रखा है वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं के बारे में देखा है। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अलग अलग तौर पर भारतीय संविधान की प्रस्तावनाएं जो हैं अब उन पर एक एक बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने तो यही आप लोग जानते होंगे भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान है भारत के सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब लिखित होने का कारण क्या है इसका कि भारतीय जो संविधान, अगर आप लिखित पर हम ये सबसे देखें कि भारतीय संविधान की जो रचना हुई है या जो भारतीय संविधान में जो तत्व सम्मिलित किए गए वो एक सतत प्रक्रिया का भाग था। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में 1935 का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है और सबसे ज्यादा अनुच्छेद 210 के आसपास जो अनुच्छेद थे, या ये कहें कि कुछ संशोधनों के साथ में ही भारतीय जो 1935 का अधिनियम था उसको अपना लिया गया और साथ में ही विश्व के जो अधिकांश संविधान उस समय थे उनका अध्ययन किया गया, चाहे अमेरिका का संविधान हो, ब्रिटेन का संविधान हो, जापान का हो, या एक तरीके से कनाडा संविधान हो, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो भारतीय संविधान में विश्व के जितने भी संविधान थे उनसे जितने भी महत्वपूर्ण एवं अच्छी चीजें जो भारतीय राज्य व्यवस्था के अनुरूप या भारतीय के अनुरूप हो सकती है उनको ग्रहण किया गया। इसीलिए भारतीय संविधान का जो स्वरूप एक तरीके से काफी विस्तृत हो गया। दूसरी चीज, भारतीय संविधान में शासन और प्रशासन, यहाँ दो चीज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। भारतीय संविधान में शासन और प्रशासन के लिए स्पष्ट रूप से व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान जो है अपने आप में जो है काफी बड़ा हो जाता है। अगर यहाँ हम शासन और प्रशासन को थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि ये शब्द बार बार आता है सभी लोगों के सामने, शासन क्या है, प्रशासन क्या है। तो शासन में हम ये समझेंगे कि भारत में विधायिका मतलब कानून बनाने की जो संस्था है, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू कराती है, और न्यायपालिका जो कानूनों पर विवाद की स्थिति होने पर अपना निर्णय देती है। क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं इनका कार्य जो है एक तरीके से कानून बनाना, लागू करना और न्याय देना है। ये अपने आप पर कोई काम नहीं करती हैं। ये जो वास्तविक स्तर पर या धरातल स्तर पर देखें, हम ग्रास रूट लेवल पर देखें, उन कानूनों को जाके खुद लागू नहीं करती हैं। उन कानूनों को लागू करने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र बनाया गया है, जो इसको हम देखेंगे IAS अधिकारी जो होते हैं, जैसे जिले में जिलाधिकारी होता है, तो वो कानूनों को धरातल पर लागू करने के लिए होता है। तो प्रशासनिक मशीनरी हम जिसको कहते हैं, उसमें जिले स्तर के जितने भी अधिकारी हैं उनको एक तरीके से हम प्रशासन कहते हैं। दूसरी चीज ये समझ सकते हैं कि जो हमारा जो शासन है, जो शासन है वो हम यहाँ एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, जो प्रशासन, हमारा जो प्रशासन है उसका कार्य एक तरीके से निश्चित होता है। प्रशासन में जो है जो अधिकारी या कर्मचारी होते हैं वो निर्वाचित नहीं होते हैं, वो चयन होता है उनका, जैसे IAS का चयन होता है, PCSO का चयन होता है। लेकिन जो हमारी प्रशासन जो शासन है वहां पर हम लोग जैसे कार्यपालिका होगी या विधायिका की बात करें तो वहां पर हम अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। दूसरी चीज, ये जो शासन व्यवस्था में जो होता है वो अस्थायी होता है और प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं वो अस्थायी होते हैं। मतलब 5 साल के बाद में वो ऐसा नहीं होता कि 5 साल के बाद वो बदल जाए। शासन में अगर हम बात करें
तो वहां पर 5 साल के बाद अगर कोई विधायक है तो वो नहीं रहेगा, कोई सांसद है तो वो नहीं रहेगा, लेकिन जो जो प्रशासनिक मशीनरी है हमारी, वो जब तक एक रिटायरमेंट की जो एज नहीं हो जाती वो तब तक अपना काम करते रहते, तो अस्थायी स्थायी के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। अब हम बात दोबारा अपना वहीं से शुरू करते हैं जहां हम चल रहे थे। तो भारतीय संविधान की जो जो अब विस्तृत और लिखित संविधान है अपने आप में काफी बड़ा है। इसका कारण तो सबसे बड़ा यही हो गया कि भारतीय संविधान में जो विश्व के अधिकांश संविधान थे उनकी मौलिक बातों को, जो अच्छी बातें थी और जो भारतीय संविधान की और जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की या शासन व्यवस्था के अनुकूल हो सकती थी, उनको शामिल किया गया। दूसरी चीज इसमें शासन, और जैसे मैंने बताया शासन और प्रशासन की व्यवस्था के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं काफी। जैसे हम अगर केंद्र राज्य संबंधों की बात करें तो स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है केंद्र राज्य संबंधों के बीच में वित्तीय संबंध, आर्थिक संबंधों को और विधायी संबंधों को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। तीसरी चीज कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे भी क्लॉज जोड़े गए हैं जो स्पेशली अपने आप में अनोखे हैं। जैसे भाषा के संबंध में जोड़ा गया जो है अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों के बारे में जो है क्लॉज जोड़ा गया। तो कुछ ऐसे भी चीजें थी, भाग जो थे, जिसके कारण भारतीय संविधान जो है अपने आप में बड़ा हो गया। चौथी चीज ये थी कि भारतीय संविधान जो सभा थी उसमें अधिकांश वकील लोग थे। तो और वकीलों का के बारे में आप जानते हैं कि वो एक तरीके से हर चीज पर विस्तृत चर्चा करते हैं, उसके जो उसके जो है सकारात्मक पक्ष नकारात्मक पक्षों को विचार विमर्श करने के बाद में ही भारतीय संविधान में सारी व्यवस्था की गई थी। अब हम नेक्स्ट उसमें बात करते हैं एक भारतीय संविधान की और विशेषताओं पर हम लोग बात करते हैं। तो एक और मतलब सॉफ्ट है और कठोर, दोनों का सम्मिश्रण है। ये प्रश्न ये क्या भारतीय संविधान है या ना, इसका निर्धारण जो किया जाता है वो इस आधार पर किया जाता है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने दिया क्या है। भारतीय संविधान जो है में जो विश्व के अनेक जो देश हैं उनके संविधानों से मौलिक चीजों को ग्रहण, तो अगर हम क्योंकि ब्रिटेन से भी हमने व्यवस्था ली है, ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो वहां पर संविधान संशोधन करना काफी आसान होता है। अमेरिका का संविधान की ये है कि भारतीय संविधान जो है नम्य मतलब जो है मुलायम ये कह सकते हैं, नम्य और अनम्य दोनों का मिश्रण है। तो भारतीय संविधान चूंकि हम लोग जो है नव स्वतंत्र हुए थे, तो भारतीय संविधान निर्माता एक ऐसा संविधान बनाना चाह रहे थे जो ना तो इतना मुलायम हो या इतना कठोर हो कि इतना मुलायम भी ना हो, संविधान संशोधन करना इतना आसान ना हो, ब्रिटेन के संविधान में आराम से संशोधन किया जा सकता है, या ना इतना कठोर हो कि अमेरिका जैसे अमेरिका का संविधान है उसमें संशोधन करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल है। तो भारतीय जो संविधान सभा थी या जो भारतीय संविधान जो निर्माता था उन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया। तो उन्होंने भारतीय संविधान में ये ऐसे क्लॉज, भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया उसमें दी गई है, उसमें यह व्यवस्था की कि कुछ जो संविधान संशोधन है वो तो भारतीय जो संसद जो है वो 2/3 बहुमत से पास कर सकती है, 2/3 बहुमत या इस तरीके से विशेष बहुमत से पास कर सकती है। कुछ साधारण बहुमत से भी पास होते हैं, लेकिन वो संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत शामिल नहीं किए जा सकते हैं। विशेष रूप से दो प्रकार की संशोधन की प्रक्रियाएं भारतीय संविधान में दी गई है। एक तो विशेष बहुमत के माध्यम से, दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का बहुमत। तो दो तरीके से है, विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का, विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों का बहुमत। तो विशेष बहुमत का मतलब हो गया कि जो सदन है उसको 2/3 सदस्य, मतलब सदन में उपस्थित और मतदान जो देने वाले सदस्य होंगे उसका 2/3 बहुमत जो है सदन में किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए होना चाहिए। तो इसमें अगर हम ये देखें कि राष्ट्रपति कुछ आर्टिकल्स दे रखे हैं, इसमें ज्यादा आर्टिकल्स नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान में जो बहुत से आर्टिकल्स हैं वो एक साधारण विधायी प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग संशोधन कर सकते हैं।
जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया हो गई, राष्ट्रपति के संबंध में कुछ स्पेशल अनुच्छेद हैं, उनका वर्णन जो है 2/3 बहुमत या विशेष बहुमत के माध्यम से किया गया है। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिसमें विशेष बहुमत के साथ साथ हमको आधे से अधिक राज्यों का बहुमत चाहिए। जैसे संविधान का जो मौलिक ढांचा है, अगर उसमें हमें परिवर्तन करना है, ठीक है, मौलिक ढांचा किसी भी आर्टिकल से संबंधित हो सकता है। दूसरा, अगर आर्टिकल हमको 368 जो अपना संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, अगर उसमें हमको संशोधन करना है तो हम जो है आधे 2/3 बहुमत मतलब विशेष बहुमत हमको चाहिए ही चाहिए, साथ में आधे से अधिक राज्यों का बहुमत भी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि संविधान जो संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में अपनाई गई है, ये भी भारतीय संविधान की अपनी अनोखी विशेषता है कि वहां पर, लेकिन भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है। अगर संसदीय प्रणाली की बात हमने पहले भी करी है, भारतीय जो संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, ये हम लोगों ने ब्रिटेन से ली है संसदीय प्रणाली, और लेकिन अमूमन ब्रिटेन की जैसी संसदीय प्रणाली नहीं अपनाई है, हमने भारतीय परिप्रेक्ष्य में उस संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। क्योंकि भारत में जो संसदीय प्रणाली को हम इस तरीके से समझते हैं कि भारत में जो है कार्यपालिका, जो हमारी कार्यपालिका और न्यायपालिका है, तो कार्यपालिका भारत में जो है का जो सर्वोच्च प्रधान जो होता है कार्यपालिका का, जो राज्य का जो प्रधान है हमारा राष्ट्रपति है, और सरकार का जो शासन का प्रधान है वो हमारा प्रधानमंत्री है। तो जो सरकार जो है हमारी एक तरीके से वो वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है, लेकिन उसमें नाम किसका चलता है, वो राष्ट्रपति का चलता है। ऐसे ही भारतीय संविधान में मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य अपने आप में दिए गए। तो ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। हम बात करते हैं आगे, जो है भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है। साथ में ही स्वतंत्र न्यायपालिका तो है ही है भारतीय संविधान में, लेकिन जो न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका है। ये भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है। अगर हम अमेरिका के संविधान से तुलना करें तो अमेरिका के संविधान में जो न्यायपालिका है वो केंद्र की तो अपनी अलग न्यायपालिका है ही है, लेकिन राज्यों को भी अपनी अलग अलग न्यायपालिका है। लेकिन भारतीय संविधान में एक ही न्यायपालिका, एक हायरार्की क्रम है, जिसमें सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे राज्यों के अपने अपने उच्च न्यायालय हैं। जिले स्तर पर देखेंगे तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो सेशनल कोर्ट वगैरह सब होते हैं। तो एक हायरार्की क्रम भारत में इसका दिखाई देता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। अगर अमेरिका के संविधान से हम लोग तुलना करें तो अमेरिका के संविधान में ये प्रावधान है कि जो नागरिक होते हैं वो राज्य के तो नागरिक है ही हैं, मतलब केंद्र सरकार के तो नागरिक है ही हैं, लेकिन साथ में वो अपने राज्यों के भी नागरिक होते हैं। तो वहां पर अगर हम बात करें, जैसे न्यूयॉर्क हो गया या फिलाडेल्फिया हो गया या और भी अन्य प्रांत अगर हम बात करें, तो वहां पर अमेरिका जो नागरिक होगा अमेरिका का, वो अमेरिका का तो नागरिक होगा ही होगा, लेकिन अपने जो राज्य है उसकी भी उसको नागरिकता मिलेगी। एक तरीके से वहां दोहरी नागरिकता की बात है। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है, यहाँ एकल ही नागरिकता अपनाई गई है। और चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रांत से बिलोंग करता हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, मध्य प्रदेश से, किसी भी प्रांत से हो, लेकिन वो नागरिक कहा जाएगा भारत का, ना कि वो किसी प्रांत का नागरिक कहा जाएगा, जैसे बिहार का हुआ, यूपी का हो गया। क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। अगर आगे बात करें, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। ये संविधान की हमारी विशेषता, हमारे संविधान की विशेषता है वयस्क मत। कोई भी व्यक्ति, अगर हम जो है 1980 से पहले 1890 से पहले बात करें तो भारतीय संविधान में मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। उसके बाद भारतीय संविधान में मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान की विशेषता है। और एक चीज और, भारतीय संविधान में बस संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। दो चीजें यहाँ समझने वाली बात है। हमारे संविधान में संविधान को सर्वोच्च माना गया है, जबकि ब्रिटेन के संविधान में की हम बात करें तो वहां पे संसद सर्वोच्च है। और अगर अमेरिका के संविधान की बात करें तो वहां पे न्यायपालिका सर्वोच्च है। तो भारतीय संविधान में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। अगर हम संविधान की प्रस्तावना की पहले संविधान की बात की करें, जिसमें कहा गया है कि हम भारत, तो संविधान जो हमारा है वो किससे अधिकार प्राप्त करता है? जो भारत के लोग हैं उनसे अधिकार प्राप्त करता है। अगर हम बात करें
ब्रिटेन की संसद की बात करें तो ब्रिटेन की संसद के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रिटेन में कोई ऐसा कानून नहीं है जिस पर संसद का मतलब ब्रिटेन में कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा नियम वो नहीं है जिस पर ब्रिटेन की संसद जो है वो कानून नहीं बना सकती है। दूसरी चीज ये, अगर ब्रिटेन की संसद कोई भी कानून बनाती है तो उस कानून पर जो वहां का राजा है उसको अनिवार्य रूप से साइन करने का अधिकार है, ऐसा भारतीय संविधान में नहीं है। तो ब्रिटेन की संसद जो है एक ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन की संसद इतनी ज्यादा सर्वोच्च है या इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर वो ब्रिटेन के राजा के डेथ सर्टिफिकेट पर अगर राजा की मृत्यु के लिए भी कोई कानून बना दे तो ब्रिटेन के राजा को उस पर साइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम वहां की बात करें, यूएसए की बात करें, तो वहां पर न्यायपालिका को सर्वोच्च रखा गया है। अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय में संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है जो अपने अधिकार या एक तरीके जो शक्ति प्राप्त करता है वो भारत के नागरिकों से प्राप्त करता है, तो भारत में संविधान को सर्वोच्च रखा गया है। अब हम बात करते हैं आपातकालीन उपबंध, जो कि हमने आपातकालीन उपबंध जो है भारतीय संविधान में रखे गए हैं, जो भारतीय संविधान की एक अपने आप में अनोखी व्यवस्था है। और ये संकट काल, अगर में भारत में कोई किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न होता है तो उसमें ये काम आते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 352, 356 और 360 में आपातकाल की चर्चा की गई है। 356 में राष्ट्रीय आपात की बात कही गई है और 356 में जो है राज्यों में संवैधानिक संकट की बात की गई है और 360 में वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है, ठीक है ना। और बात करते हैं भारतीय संविधान के आगे एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, केंद्र बहुमुखी संविधान। मतलब ये माना जाता है कि भारतीय जो संविधान है वो एकात्मक लक्षण के साथ में संघीय व्यवस्था के साथ में एकात्मक लक्षण लिए हुए हैं। संघ के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, लेकिन भारतीय संविधान जो है संघ के साथ में एकात्मता के भी लक्षण वो रखता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि आपने एक शब्द तो ये सुना होगा कि भारतीय संविधान जो है अर्धसंघीय है। ये भी केसी वियर का कथन है, वो उनका कहना यह है कि भारतीय संविधान जो है अर्धसंघीय है। अर्धसंघीय का मतलब ये हो गया कि भारतीय संविधान ना तो पूर्ण तौर पर संघ है और ना ही पूर्ण तौर पर एकात्मक है। मतलब उसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, उसमें संघ के भी लक्षण है और एकात्मक के भी लक्षण है। तो और ये ऐसा क्यों रखा गया है? ये संविधान या ये कहें भारत की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, भारत में जो विघटनकारी जो तत्व हैं उनको रोकने के लिए संविधान में ये स्पेशली प्रावधान किया गया है कि अगर भारत पर किसी भी प्रकार की आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, तो भारतीय संविधान जो है वो एकात्मक रूप ग्रहण कर सकता है। मतलब सारी शक्ति जो है, क्योंकि संघीय व्यवस्था में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, केंद्र के पास अपनी शक्तियां हैं, राज्य के पास अपनी शक्तियां हैं, लेकिन अगर भारत में कोई संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो सारी शक्तियां जो होती हैं वो केंद्र के पास चली जाती है, राज्य के पास शक्तियां नहीं रहती हैं। तो अगर इसके हम लक्षण देखें संघीय संविधान के, और जो है जैसे कि हम चर्चा कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत जो है संघीय स्तर पर हम बात करें तो राज्यों का संघ कहा गया है। पहली लाइन में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। तो भारतीय संविधान की अगर संघीय लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला लक्षण तो यही है, संघीय लक्षण। जैसे मैंने आपको बताया था कि संघीय लक्षण में दो सरकारें होती हैं, केंद्र स्तर पर और राज्य के स्तर पर। दूसरा, इनके बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का विभाजन मतलब केंद्र के पास, जैसे हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है संवर्ती सूचियों की, जो अपने आप में केंद्र सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची है। ऐसे ही शक्तियों का जो विभाजन जो किया गया है वो संविधान में लिखित तौर पर, मतलब स्पष्ट रूप से उनका उल्लेख किया गया है। दूसरा, भारतीय संविधान में संविधान को सर्वोच्च माना गया है और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। तो इस तरफ से कुछ ऐसे संवैधानिक प्रावधान हैं जो भारत में संघीय व्यवस्था को स्थापित करते हैं। दूसरी चीज, एकात्मता के लक्षण की बात करें तो भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक लक्षण दिए गए, जैसे एकीकृत न्यायपालिका।
मतलब न्यायपालिका तो अपनाई गई है, लेकिन वो स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन साथ में एकीकृत न्यायपालिका है जो एकात्मक लक्षण को दर्शाती है। दूसरी हम बात करें, भारत में एकात्मक लक्षण की बात करें, तो भारतीय में जो लोगों, जो भारत के नागरिक हैं, उनको जो अधिकार दिए गए हैं, जो नागरिकता दी गई है, वो एकल नागरिकता, नागरिक, ये भी में एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। दूसरा हम देखें कि केंद्र जो है उसको राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार है, तो ये लक्षण भी जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार भी भारत में एकात्मता के लक्षण को दर्शाता है। ऐसे ही भारत में जो है अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे आईएएस अधिकारी हो गए, जो होते हैं वो भी भारतीय संविधान की एकात्मता के लक्षण को दर्शाते हैं, क्योंकि आईएएस जो अधिकारी होते हैं वो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं। उनकी नियुक्ति जो होती है, उनको नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है वो तो केंद्र सरकार के द्वारा होती है, लेकिन वो अपनी जो सर्विस देते हैं वो राज्यों में देते हैं, तो वो राज्य के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वो उत्तरदायी है केंद्र के प्रति उत्तरदायी है एक तरीके से। तो भारतीय संविधान में कुछ ऐसी क्लॉज भी हैं। और दूसरा आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध भी अगर आप देखेंगे जो दिए गए हैं उसमें, जो अगर भारत में कोई भी आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है, अगर आप देखें चीन के साथ में या जो है पाकिस्तान के साथ में जो भी युद्ध हुए थे, तो आपातकाल के माध्यम से सारी शक्ति जो होती है राज्यों के जो भी अधिकार होते हैं वो केंद्र जो है अपने अंदर जो उनको समेट लेता है उन अधिकारों को। दूसरा, नए राज्यों के निर्माण करने की शक्ति, जैसे अभी आपने देखा था 2014 में तेलंगाना का निर्माण किया गया, तो राज्यों के निर्माण की शक्ति किसके पास में? केंद्र सरकार के पास में। तो ये भी भारतीय संविधान का एक एकात्मक लक्षण है। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि संविधान में कुछ ऐसे क्लॉज भी हैं, जैसे समवर्ती सूची और उसके अलावा जो है राज्य सूची और अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो केंद्र को दी गई हैं। तो कुछ ऐसे संविधान प्रावधान भी हैं जो अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र के पास रखते हैं, ना कि राज्यों के पास में। ऐसे ही राज्य जो है हमारे हैं, उन जो राज्य सूची है उस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन जब संविधान जो है आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है तो राज्यों के कानून बनाने की अधिकार जो होता है, राज्यों के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भी संसद के पास चला जाता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे क्लॉज जो है हमारे संविधान में जो भारतीय संविधान को एकात्मक लक्षण प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो शुरू करेंगे, आप भारतीय नागरिकता के विषय में शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आप भी उसके बारे में कुछ पढ़िएगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अब जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद दिए गए हैं, लेकिन हम जो है 5 से 11 के अनुच्छेद से पहले हम लोग जो है अनुच्छेद 1 से शुरू करेंगे, जिसमें पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। तो भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया? फेडरल जो है इंग्लिश में इसके दो अर्थ निकलते हैं, फेडरल भी निकलता है और यूनियन भी निकलता है, लेकिन भारत को यूनियन क्यों कहा गया है, फेडरल क्यों नहीं कहा गया, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग यही